अच्छा, राइट से याद है, वो राइट वाला क्वेश्चन एक बार करना, वो उसमें थोड़ा लग रहा था मेरे को, वो दिखाना एक बार फिर। कौन सा? जो अभी हम सी जिसका आंसर डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि राइट्स आर पता नहीं क्या क्लेम अगेंस्ट द स्टेट, बट वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो क्लेम अगेंस्ट स्टेट है। राइट अपने आप में बहुत बड़ी डेफिनेशन है, उसमें ह्यूमन राइट्स भी हैं कुछ, राइट ऑफ राइट टू वोट भी है मेरा, वो तो अगेंस्ट स्टेट नहीं है ना, वो तो फैसिलिटेट कर रहा है स्टेट को। अब अगर मेरे को डॉरी अगर है कुछ, वो भी तो मेरा राइट है कि मैं नहीं दूंगी या कुछ भी, तो वो अगेंस्ट स्टेट नहीं नहीं हो नहीं नहीं होएगा। आई इन थिंक। in, हाँ बोलो, okay. मुझे No, बोल। in general, when we tell right ना, एक standard concept आता है, with every right comes a remedy. तो वो remedy normally can be against the citizen or against the state also. तो three is telling only one condition against the state. तो वो correct है ना broadly? राइट राइट, और जो डी है वो है राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ फ्यू सिटीजन अगेंस्ट द मेनी। तो कईयों के राइट डिबेट होते हैं, अभी जो जेल में उनके कुछ राइट्स छीन लिए जाते हैं ना, तो मे बी ये उस सेंस में बोल रहे हैं। प्रिविलेज कहना तो आई थिंक सही नहीं होगा राइट्स को। वो यू क्लेम्स होते हैं क्योंकि उसमें है ना, राइट टू रेमेडी में है कि अगर आपको ये क्लेम नहीं मिल रहे हैं तो आपको, मतलब वो राइट नहीं मिल रहा है तो आप उसको क्लेम करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो ना। पर वो सारी राइट्स, अभी राइट की टर्म जो है वो थोड़ी वाइड भी होती है ना, कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट नहीं होते, जैसे ह्यूमन राइट्स हैं वो तो अभी उसका। मतलब ह्यूमन राइट्स जो है ना, मतलब बहुत सारे ह्यूमन राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कवर कर रहा है। जिस चीज को एड्रेस नहीं कर रहा स्टेट, वो चीज अलग है। बट जो चीज मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो तो एक क्लेम ही है स्टेट के अगेंस्ट। या जैसे कई हमारे फंडामेंटल राइट्स है, वो अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकता है, जैसा कि चाइल्ड लेबर का है, तो वो अगेंस्ट प्राइवेट सिटीजन भी हो सकता है। अदरवाइज जितने भी हम देखते हैं ना, सारे के सारे 14 से लेके 30 तक जो भी है, वो सारे के सारे अगेंस्ट द स्टेट ही हैं। ठीक है। इवन अगेंस्ट अगेंस्ट ह्यूमन भी हो जाएगा ना, जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल अगर किसी को एक्सप्लॉइट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में भी हम जा सकते हैं। हाँ, लेकिन वो राइट्स लिमिटेड है, हाँ, वो फंडामेंटल लिमिटेड राइट्स। हो जाएगा। हाँ। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। वो D वाला statement can we say about वो president or governor they enjoy some immunity ना? That context is it? हाँ, वो Privileges भी of few. इसमें मेंशन हो सकता है, वो भी हो सकता है। वो हो सकता है, बट ये कहना कि उनके पास वो मतलब एक्सेप्शन है। Exception हाँ एक्सेप्शन correct. हो जाएगा, वो सारे आर्टिकल में जब हम पढ़ते हैं ना, राइट टू इक्वालिटी में जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक्सेप्शन आएगा, जैसे कि हमारे गवर्नर के पास में जो जो एक्सेप्शनल पावर कुछ कुछ है, मतलब इम्यूनिटी वगैरह जो दिया हुआ है। डी को मैं इस सेंस में ले रही हूँ कि कुछ लोगों को राइट नहीं मिलते, जैसे जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वाले हैं, उनको भी अगर वो 3-4 साल का पता नहीं केस वगैरह चलते हैं कि वो नहीं कंटेस्ट कर सकते इलेक्शन, तो जो कुछ लोग हैं उनको नहीं मिलते, कईयों को मिलते हैं, अगर ये सही कंसिडर करनी है तो। वैसे तो उनको कुछ राइट ये जो भी नहीं मिल कंफ्यूजन रहा है। है, उसके अलावा बहुत सारे और भी राइट हैं जो उन्हें मिल रहे हैं, वो तो वो मिलने की बात है ना। एक आध लिया गया बट बाकी सारे तो उनके पास है ना। जैसे वैक्सीन भी लग रही है जेल वाले लोगों को। हाँ, मतलब उतना उतना नेटिग्रिटी में जाओगे ना, तो मतलब आप उसको ही कॉम्प्लिकेट करोगे, फिर वो हो जाता है पेपर में, फिर सही आंसर नहीं निकलता, तो अपना थोड़ा ओके ओके। ठीक है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 कंपेयर करना है, ठीक है। आर्टिकल 14। राइट, मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, तुम आर्टिकल बता देना, ठीक है। तो द फर्स्ट इज द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ टर्म। ठीक है, ये कौन से उसमें आएगा? 15, ठीक है। Second is the state shall not deny to any person equality before law or equal protection of law within the territory of India. 14 14 ठीक है। Untouchability is abolished and its 17 practice, ठीक है। 17 17 ये हाँ, 16 हो जाएगा। ये 16 आ जाएगा। आई थिंक इसको देखने की भी शायद जरूरत नहीं है, देख लेता कोई अगर पॉइंट हो तो। 15 पर तो मूवी बनी है क्या? अच्छा, फिर ठीक है। आर्टिकल नेक्स्ट देखते हैं। Which article of the Constitution of India safeguard one's right to marry the person of one's choice? राइट टू 21 लाइफ, राइट टू लाइफ। Right to life. फिफ्थ का केस कौन सा था recently? मेनका गांधी। हादिया केस था ना, सॉरी।
हाँ हदिया में भी हाँ 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 हादिया हाँ को हादिया हादिया राइट. So, Article 21 of the Constitution declares that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. This right is available to both citizen and non-citizen. ठीक है, citizen को भी available है और non-citizen को भी available है. The Supreme Court in Menka Gandhi case 1978 took a wider interpretation of the Article 21 and ruled that protection under 21 is available not only against arbitrary executive action but also against arbitrary legislation. ठीक है, यहाँ पे वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला कंसेप्ट आ गया था. द इसके सुप्रीम पहले जो वो था ना केस, जो एक और केस था गोपालन केस, जिसके अंदर नैरो व्यू लिया था कि आप एग्जीक्यूटिव एक्शन के अकॉर्डिंग में होगा लेकिन लेजिस्लेटिव वाले में नहीं हो पाएगा, बट इसमें दोनों ले लिया था, लेजिस्लेटिव वाले को भी ऐड कर लिया था करेक्ट कि अगर करेक्ट. सुप्रीम कोर्ट मीन्स कोई भी अगर स्टेट गवर्नमेंट है या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई रूल बनाती है, मतलब लॉ बनाती है और वो अगेंस्ट में है तो उसके अगेंस्ट पे भी जाएगी. Correct. The Supreme Court has said that the right to life as embodied in Article 21 is not merely confined to animal existence or survival, but includes within its ambit the right to live with human dignity and all those aspects of life which have meaningful and complete and worth living. ठीक है, तो ये कुछ मतलब राइट्स जो है ये ओवर द जजमेंट्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में हमने देखे हैं कि ये कुछ राइट्स इंक्लूड किए हैं. तो एक बार मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ. राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, right to decent environment, right to livelihood, right to privacy, right to shelter, right to health, right to education up to 14 years of age, and right to information. RTIT का ये इसके अंदर important है. और right to fair trial, right to free legal aid. ठीक है, और then right of women to be treated with decency and dignity. ठीक है. जो नालसा एक्ट है वो राइट टू फ्री लीगल एड पर है, मतलब उसका जो सोल है आर्टिकल 21 है. Free और ये legal जो राइट टू मैरी है वो उसको मेनली तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ही तो बोलेंगे ना. करेक्ट, सेल्फ डिटर्मिनेशन बोल सकते हैं, बट सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक बहुत वाइडर मीनिंग भी हो जाएगा. हाँ लेकिन यहाँ पर तो वही है कि ये भी बात है, होना चाहिए. ऑलराइट. फ्रीडम ऑफ साइलेंस जो है वो कौन से एक्ट के अंदर आएगा? फ्रीडम ऑफ साइलेंस ये भी तो राइट टू लाइफ में आ जाएगा ना. 19 में. 90 ठीक है. बोल ही सकते हो, मतलब जरूरी नहीं हो रिस्पॉन्ड करें, दोनों आता है ना. सही कह रहा. ठीक है, एक और पूछ लेता हूँ. राइट टू नो अबाउट क्या? 19 क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट. अरे नहीं यार, नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन वगैरह. भाई सबसे बड़ा आर्टिकल है ये. हाँ ये क्या कहते हैं? 35 इसके अंदर आ जाएंगे ना. ठीक है. हाँ एक और मैं पूछ लेता हूँ. राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज. हाँ ये भी सही है. आरटीआई है ना ये तो. हाँ 21 में आ जाएगा फिर तो, ये 21 में ही आएगा ना फिर राइट टू लाइफ में. ये आरटीआई जो है ना वो एक्चुअली 21 में भी है और 19 में भी है. ठीक है, तो ये राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज है, ये स्पेसिफिकली इसमें दिया हुआ 19 के अंदर, और राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये स्पेसिफिकली 21 में दिया. तो अगर मतलब जनरल स्टेटमेंट ये बनता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन किस में आएगा, तो 19 में भी आएगा और 21 में भी आएगा. ठीक है, ऑलराइट. ओके ठीक है, ये सब हो गया. नेक्स्ट चलते हैं. यहाँ पे वो राइट टू इंटरनेट वो होता है क्या फंडामेंटल? 21 ने बोला था ना ये अभी फंडामेंटल राइट होता है. वो भी विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ बोला था सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर वाले केस में बोला था ना. नहीं मैंने अतीश सर की क्लास देखी थी, अतीश सर तो यहाँ वो हादिया मना केस कर रहे लिखा थे. हुआ है ना, राइट टू मैरी वाला हादिया केस था ना, काफी न्यूज में लिखा था. हुआ है. हाँ वैसे ये राइट टू इंटरनेट जो है ना वो केरला हाई कोर्ट का भी जजमेंट है, उसमें उन्होंने बोला है कि ये फंडामेंटल राइट होता है. ठीक है, और वो सुप्रीम अभी भी बट डिस्प्यूटेड है ना अभी भी कि किसके अंडर आती है. वो एक्चुअली देखो उसको दो एस्पेक्ट से देख सकते हैं. मतलब डिस्प्यूटेड तो है वो बात तो ठीक है. जैसे कई लोग क्या बोलते हैं कि उनका जो ट्रेड है, जो बिजनेस है या जो प्रोफेशन का जो राइट है वो कहीं जैसे आईटी में कोई जॉब कर रहा है तो उसके लिए तो इंटरनेट के बिना कुछ नहीं कर सकता ना वो, तो उसके लिए तो वो फंडामेंटल राइट का इंक्रोचमेंट हुआ. ठीक है, तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप में है ये, मतलब एकदम आप डिस्क्रीट नहीं बोल सकते.
बट हाँ जनरली इसको राइट टू मतलब ये 21 या 19 के अंडर कंसिडर कर सकते हैं। इनफैक्ट केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है तो उसके बेसिस पे तो मेरे ख्याल से वही है। बाकी ऐसा सुप्रीम कोर्ट का तो मेरे ख्याल से कोई स्पेसिफिक जजमेंट नहीं आया। आई थिंक वो उषा बसीन वाला था ना, अनुराधा बसीन वाला जो जम्मू कश्मीर वाला था, आई थिंक उसमें शायद बोला भी इंटरनेट, होगा। हाँ इंटरनेट वाला वो। ठीक है चलो, उसको और अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी को और कंक्रीट तो बता देना। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। Which one of the following reflects the nicest appropriate relation between law and liberty? ठीक है, लिबर्टी और लॉ के बीच में सबसे बेस्ट या अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप क्या है? तो स्टेटमेंट 1 इज इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी। ये सही है क्या? पहले सारा पढ़ लीजिए। सारे सही लगेंगे आपको। ठीक है सही कह रहा है। इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। ठीक है। सी इफ देयर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय पीपल। सेवेंथ का इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। ए ठीक लग रहा है, ए होगा। मेरे को डी लग रहा है। ये लग रहा है। मुझे भी ये लग रहा है। डी लग रहा है? ए डी तो नहीं, डी तो बिल्कुल नहीं है। डी नहीं हाँ है। डी तो बिल्कुल सबसे पहले एलिमिनेट डी करेंगे। ठीक है डी को एलिमिनेट कर दिया। अब नेक्स्ट मुझे तो बताओ। second लग रहा है यार। इफ देयर आर नो सी वाला देख लो, अजीब लग रहा है। सी अजीब लग रहा है। हाँ नहीं लग रहा है सही। हाँ बी बी हाँ बी सी डी अजीब है, करेक्ट। हाँ फर्स्ट वाला थोड़ा नेगेटिव कनोटेशन में नहीं आ रहा। बी ही आंसर होना। नेगेटिव पर बी भी सही है क्योंकि मुझे अगर लगा law नहीं पॉलिटिकल रहेगा- साइंस में दो देखो। थ्योरी होती है ना, एक पॉजिटिव लिबर्टी होता है, एक नेगेटिव लिबर्टी होता है। करेक्ट करेक्ट। तो उसी सेंस में शायद वो वाला नेगेटिव है जो। नहीं, बट अगर पॉजिटिव लिबर्टी की इसमें जो बात है, अगर लॉ रहेगा नहीं तो फिर किसी की भी लिबर्टी फिर नहीं रह पाएगी। तो Correct. आंसर बी होना चाहिए ना। मतलब B पर तो ऊपर second वाला लग भी रहा है। ठीक लग रहा है कि अगर बहुत ज्यादा लॉज रहेंगे तो लिबर्टी कम हाँ, रहेगी। right. वो हाँ देखो, एक तो ये इफ देयर आर नो लॉस देयर इज नो लिबर्टी, ये आई थिंक हॉब्स का है, थॉमस हॉब्स जो है ना उसका ये आइडिया है कि अगर लिबर्टी तभी होगी, नहीं तो स्टेट ऑफ एनार्की होगा, मतलब कि सब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, वो वाला स्टेट हो जाएगा। ठीक है। और इफ देयर आर मोर लॉस देयर इज लेस लिबर्टी, ये भी थोड़ा थॉमस हॉब्स का ही लाइन है। फिर सी जो है अप्रोप्रिएट पूछ रहा है तो उस हिसाब से बी होना चाहिए, वरना सही तो बाकी तीनों भी लग रहे हैं। हाँ आई यार थिंक अगर ऐसे थोड़ा सा ना आई थिंक फर्स्ट और सेकंड में ही है। हाँ। मेरे को यार संजय भाई- Second ज्यादा अच्छा ठीक है। संजय भाई एक क्वेश्चन है यार, जैसे ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये अभी मतलब कॉन्टिन्यूअसली 2-3 साल से कॉन्टिन्यूअसली इस टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। या तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमारे को क्या उसमें मतलब मीन्स वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए या मतलब क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। वो यार कंसेप्चुअल क्लैरिटी से क्लियर होगा, तो जितना तुम थोड़ा देखोगे ना उतना तुमको थोड़ा क्लियर होता जाएगा। बाकी पीएसआईआर का है तो आई थिंक थोड़ा इजी रहेगा उनके लिए इसको तो डब करना। अच्छा फर्स्ट वाले ऑप्शन में ऐसा तो नहीं हो सकता इफ देयर आर मोर लॉस, ऐसा भी तो हो सकता है देयर इज मोर लिबर्टी, क्योंकि क्या होता है ना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी ऐसी चीजें में लॉस बने ही नहीं होते हैं, तो अगर लॉस बनते आते हैं तो लोगों को लिबर्टी मिलती है कि आई थिंक इसका यार वैसे सी होना चाहिए क्योंकि ये रूसो का स्टेटमेंट है। रूसो ये बोलता है कि बी है ना हाँ। आंसर। आंसर बी है क्या? अरे आंसर हाँ, लेकिन नहीं वो डिस्कस कर लोगों को दिक्कत नहीं है, सारी स्टेटमेंट्स को वो कोई दिक्कत नहीं है। यार मेरे ख्याल से तो इसका आंसर सी होना चाहिए। सी क्यों होना चाहिए बोलो थोड़ा। क्योंकि प्रेएम्बल क्या कहता है, वी द पीपल, हम लोगों ने बनाया है इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो लॉज बनाने में कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम लोग आगे चुन के रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, वो हमारे लिए लॉज बनाते हैं क्योंकि हमने उनको चुना है, तो इसलिए मेरे ऐसा हिसाब नहीं से होता ना, ये तो मतलब आप जब बता रहे हो वो तो डेमोक्रेसी जब आई है उसके बाद, उसके पहले भी तो लॉज होते Right. थे। और Yes. जब तुम स्टार्टिंग के समय हमेशा लॉज तो रहे ही है, तो ये तो आप अभी के Right. सही बता रहे हो। नहीं लॉज तो वो तो ठीक है बट आई थिंक थोड़ा इंडियन पर्सपेक्टिव हो गया ना तुम्हारा, जो सी पॉइंट हो गया, थोड़ा नैरो पर्सपेक्टिव हो गया ना। वो डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में हो गया। आई थिंक वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में हो गया शायद सी वाला जो है। क्योंकि किंग एंड ऑल भी थे, तो किंग के टाइम भी तो बनता था, और उसके बहुत पहले जब तब तो किंग के टाइम तो मतलब लॉ का क्या ही लॉज तो रहते ही थे, मतलब उनके हिसाब से जो लॉ उन्होंने क्रिएट किए हैं उसका पालन थोड़ा करना सा होता था। नैरो है ये। हाँ। आई थिंक तीनों स्टेटमेंट सही है, तो बट इन क्वेश्चन में पूछा है कि विच इज मोर अप्रोप्रिएट,
तो उस हिसाब से एनालिसिस पूछ रहा है। ठीक है, ये रहा ना सवाल ने क्या एक्सप्लेनेशन। ओके, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस पे। We are of the opinion that liberty is the ability to do whatever we want. We also think that law restricts one exercise of liberty. Law restricts one exercise of liberty, but in reality, the two are not at odds with each other. They complement one another. True liberty only comes as a result of established law. It is a law that guarantees freedom and liberty to individual. There are no laws to protect or provide freedom, liberty, violation of the same take place. Okay. Okay. The Indian Constitution provides to its citizen liberty under Article 21 and 19, guarantees varied types of freedom, including speech and expression, movement, assembly, etc. In most of the constitutional democracies, monarchy, freedoms and liberties are guaranteed by the Constitution. The right to liberty given by the Constitution of India under Article 21 includes developments of individual to their full potential and their protection from their interference of external agent. ठीक है। अच्छा, जैसे तुमने बोला ना कि लॉ नहीं रहेंगे तो एनार्की हो जाएगी, तो एनार्की एक लिबर्टी नहीं है क्या? एनार्की नहीं, मतलब वो भी चीज सब्जेक्टिव है। जैसे तुम गांधी का वो आइडिया देखोगे ना, तो वो क्या बोलता है, राम राज्य। तो उसका जो राम राज्य का कंसेप्ट है, दैट इज एनार्की। तो वहां पे वो सही बोलता है, लेकिन जनरल कंसेंसस यही है कि एनार्की जो है वो स्टेट ऑफ मतलब एकदम क्योस है। ऐसा लिबर्टी और फ्रीडम में अंतर है क्या? अंतर होता है क्या कुछ? लिबर्टी और फ्रीडम में हाँ, और हाँ, क्या मतलब, और थोड़ा, क्या? हाँ एक थोड़ा बार चेक कर लो थोड़ा, तो दोनों में एक ब्रॉडर होता है। मुझे लगता है फ्रीडम इज मोर ब्रॉडर देन हाँ, लिबर्टी। करेक्ट है। फ्रीडम काफी ब्रॉडर होता है लिबर्टी से, इस सेंस में हम कह सकते हैं। लिबर्टी में मीन्स लॉ बाइडेड होगा, बट फ्रीडम में मीन्स कह सकते हैं जहाँ पे लॉ एब्सेंट हो। बाकी गांधी वाला फिलोसॉफिकल अनार्किज्म है, उसमें भी वो जो पंचायत वगैरह बनाते हैं वो भी मतलब आप खुद एक स्टेट के तरीके से काम करोगे छोटे छोटे लेवल पे। तो मतलब कंप्लीट अनार्की की जैसे ये बात हाँ। कर रहे थे, तो कंप्लीट अनार्की भी लिबर्टी है, बट जो अपने पुराने जो है हॉब्स लॉक रूसो, उनके अकॉर्डिंग वो लिबर्टी बहुत क्योटिक हो गई थी। तो जो वहां पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट थे वो वीकेस्ट के राइट्स वगैरह नहीं पूरे होने दे रहे थे, क्योंकि अब जो क्लैश होंगे तो जो स्ट्रॉन्गर वाला होगा वही अपनी मनवाएगा। तो फिर वो एक कंसेंसस पे आते हैं कि हमको स्टेट क्रिएट करनी चाहिए। तो लिबर्टी को सिक्योर करने के लिए स्टेट आई है। करेक्ट, जो आप इन्होंने बोला वो भी है, पर वो खत्म ना हो जाए इसलिए स्टेट आई। करेक्ट। ये क्वेश्चन था ना गांधी के ऊपर, इस बार गांधी और वो मार्क्स का क्या आइडिया था स्टेट को लेके, वो ये था बिना स्टेटलेस। थॉप्स बिना हॉब्स को यूज करे हुए जनरल सेंस में नहीं निकाल सकते क्या आंसर? ये पूछ रहा था। नहीं, वो बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, PSIR वाले ज्यादा है ना इधर, तो वो आएगा लेकिन लेकिन तू फेल हुआ, अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड as intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? ठीक है, right to privacy is protected as intrinsic part of right to life and liberty. तो ये बताना कौन सा करेक्टली इसको रिप्रेजेंट करेगा। आर्टिकल 14 and the provision under 42nd amendment to the Constitution, Article 17 and the directive principle of state policy in part 4, Article 21 and the freedom guaranteed under part 3, Article 24। ये तो पता ही लग गया, 21 का है, पता ही लग गया। हाँ, 21 का है। ठीक है, देख लेते हैं। केएस पुट्टास्वामी केस। हाँ, केएस पुट्टास्वामी केस, करेक्ट। तो प्राइवेसी डायरेक्ट मेंस में भी पूछ लिया ना इस क्वेश्चन को। प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय UN Declaration of Human Rights. Privacy underpins human dignity and other key values such as freedom of association, freedom of speech. The right to privacy in India has developed through a series of decisions of the Supreme Court. सबसे recent इसमें केएस पुट्टास्वामी केस बोल सकते हो, ठीक है, और is protected as intrinsic part of Article 21। ठीक है, राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं।
ये तो अभी Question- न्यूज में भी है काफी, मतलब राइट टू प्राइवेसी, करेक्ट। हाँ, वो व्हाट्सएप इंटरनेट और की वजह से ना। व्हाट्सएप और ट्विटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फ्री एंड कम एट बचा है। okay, sorry. In the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? Protection against the tyranny of political rulers, absence of restraint, opportunity to do whatever one likes, opportunity to develop oneself fully. डी है डी ना? लग रहा है। डी आंसर होगा। सर एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं ना, क्यों नहीं होगा। चलो बाकी ठीक है, ये बताओ क्यों नहीं होगा। पॉलिटिकल रूलर्स का है तो उसके अंदर मतलब पॉलिटिकल रूलर का तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि काफी फंडामेंटल narrow राइट है। हमारे को हाँ। काफी नैरो है, ब्यूरोक्रेसी को नहीं इंक्लूड करा ना, क्योंकि हम जो लॉ देखते हैं तो सिर्फ लॉज को भी नहीं देखते, कभी कभी रूल्स को भी देखते हैं जो कि ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, तो वो नैरो है इस सेंस में। ठीक है। सेकेंड इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। ये फ्रीडम है। हाँ, फ्रीडम है, क्योंकि हमारे में क्या लिखा है कि वो सैक्रोसैंक्ट नहीं है। ठीक है, ये सुप्रीम नहीं है। फंडामेंटल राइट्स दे आर सब्जेक्ट टू सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। करेक्ट। ठीक है। सी अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर वन लाइक्स। वही बात है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ये ज्यादा ही, ये भी फ्रीडम ही है। ज्यादा ही वाइड हो गया। हाँ, ये ज्यादा तो wide। मतलब फ्रीडम नहीं तो भी ये हो गया कि फ्रीडम फॉर समवन इज दूसरे के लिए एक्सप्लॉइटेशन भी हो सकता है ना, कि वन freedom for one may not क्योस be हो जाएगा। हाँ it may infringe others sphere of क्योस हो जाएगा, फिर वो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस सबका अलग अलग हुआ तो। करेक्ट। ठीक है, ये अब एक बार एक्सप्लेनेशन देख लो। पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी सेंस समझ लो। ठीक है। पॉजिटिव लिबर्टी इज डिफाइंड एज पोजेशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज टू फुलफिल वंस ओन पोटेंशियल। इट इज द फ्रीडम फ्रॉम इंटरनल कंस्ट्रेंट। ठीक है। देन नेगेटिव इज डिफाइंड एज फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय अदर पीपल। इट इज फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्शन है। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब क्या है कि फ्रीडम फ्रॉम इंटरनल कंस्ट्रेंट, और नेगेटिव लिबर्टी क्या है, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। ठीक है। द राइट टू लिबर्टी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स फॉर पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी, दैट इज टू क्रिएट एन enabling atmosphere where an individual can develop to their full potential. नेक्स्ट चलते हैं। consider the following statement. जस्ट मिनट, किसी को अगर एक एक एग्जांपल याद आ रहा है तो बोलो ना, वन फॉर पॉजिटिव लिबर्टी एंड वन फॉर नेगेटिव लिबर्टी। अच्छा, जो इसमें जो डी वाला आंसर है वो तो उसका हुआ ना, पॉजिटिव लिबर्टी का उसका हुआ कि नेगेटिव लिबर्टी का हुआ? पॉजिटिव लिबर्टी का क्योंकि हुआ। इंटरनल एक TSIR में TH ग्रीन है, उसकी डायरेक्ट स्टेटमेंट है, लिबर्टी इज योर कैपेसिटी, तो ये उससे ड्राइव हो रही है, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप फुल्ली। तो ओके करेक्ट। आई थिंक विजय पूछ रहा था एग्जांपल्स कोई दे सकता है नेगेटिव लिबर्टी का? मतलब मुझे लगता है जो पावर, दोज इन पावर। नेगेटिव लिबर्टी में ये भी तो हो सकता है ना, सपोज कि जैसे ट्रैफिक रूल है, अगर वहां पे मतलब कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो वहां पे एक नेगेटिव लिबर्टी होगा ना, कि लिबर्टी है उसके पास मतलब गाड़ी पार्क करने का, बट वो ट्रैफिक के बीच में ऐसा नहीं कर सकता ना। हाँ, मतलब एक सिंपल मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल 22 हो गया या 20 हो गया, जो कि आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट है ना, तो हम स्टेट को मतलब रोक रहे हैं कि वो आर्बिट्री फैशन में किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। राइट। एक रिस्ट्रेंट है वो, एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट है टू द पावर ऑफ स्टेट। ठीक है। और पॉजिटिव लिबर्टी में हमने पढ़ी लिया आर्टिकल 21 में बहुत सारे राइट्स हैं जो इसके लिए दिए हुए हैं, जैसे राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट है, या राइट टू हेल्थ है, या राइट टू फ्री, मतलब ये सारे जो राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने को पोटेंशियल ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। आरटीई ना, आरटीई व्हाट? RTI। हाँ, आरटीआई, करेक्ट। नहीं, आरटीई बोल रहा था। हाँ, राइट टू एजुकेशन वो भी है। हाँ, एजुकेशन भी है, और राइट टू आई थिंक आरटीआई भी आता है, क्योंकि जैसे आई थिंक कोई जजमेंट में उसने ये बोला था कि यू कैन नॉट टेक एक्शन अंटिल यू डोंट नो। आई थिंक ऐसा कुछ वो स्टेटमेंट था, मेरे को प्रॉपरली याद नहीं आ रहा, तो इसलिए उसने बोला था कि एक फंडामेंटल राइट रहेगा, और आरटीआई जो है उसके अंडर आएगा, ये 19 और 20 के अंदर, 19 और 21 के अंदर।
राइट, नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल 21 पूरा ही पॉजिटिव लिबर्टी के ऊपर है क्या? 21 पूरा मुझे लगता है पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, क्योंकि उसमें स्टेट को भी रोका जा रहा है चीजों से और खुद को भी डेवलप होने डिग्निफाइड लाइफ के लिए बोला जा रहा है। तो वो पॉजिटिव लिबर्टी हो गया कि जब खुद की डिग्निफाइड लाइफ के लिए आपको और कुछ कुछ तो नेगेटिव लिबर्टी भी है। हाँ वही कुछ कुछ है उसमें एक्सपेक्ट। राइट, देन क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रही थी ना रीति? So consider the following statements. Free and compulsory education to the children of 6 to 14 years age group by the state by the 76th amendment to the Constitution of India. 86. Sarv Shiksha Abhiyan seeks to provide computer education even in rural areas. ठीक है, आगे थर्ड। Education was included in the concurrent list by the 42nd Amendment 1976 to the Constitution of India. ठीक है, फर्स्ट तो पहले क्रॉस कर दो। हाँ, फर्स्ट तो है। सेकंड ऑप्शन दिखा दो पहले। ऑप्शन तो फिर एक ही ऑप्शन Second. बचा ना, सी, सेकंड एंड थर्ड। हाँ तो फिर वही हो जाएगा। ठीक है। बट कंप्यूटर एजुकेशन की बात की थी क्या? मतलब मुझे हाँ, ऐसा सर्व शिक्षा अभियान में था ये। अच्छा जो कंप्यूटर का जो पूरा का पूरा अभी जो हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ था, तो ये सब बट अभी ये सर्व देख शिक्षा रहे थे। अभियान तो बहुत पहले का है, उसी टाइम से कंप्यूटर एजुकेशन की बात हो रही थी। बोलने में क्या रूरल जाता, एरियाज को बोलने में क्या जाता उनकी। ऑप्शन अच्छा ये बताओ सर्व शिक्षा अभियान कौन सी क्लास से कौन सी क्लास था? 8 तक था कि 12 तक कवर कर रहा था? नहीं Eight ये तक था शायद। हाँ शायद इसके अंदर था ना राष्ट्रीय माध्यमिक और क्या क्या था भाई इसमें? अभी जो आया है उसमें अभी जो कौन सा आया है जो अभियान समग्र शिक्षा वो अभियान है शायद ना? 12 हाँ वो समग्र। 12 तक है या हायर एजुकेशन तक शायद गया वो 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 पूरा तो इसका कंपाइलेशन पता है नहीं। ना, वो तीनों का। अम्ब्रेला स्कीम है ना, वो सबको कवर कर रहा है। हाँ थोड़ा सा हम लोग इसका- एजुकेशन वाले पर अगर कुछ स्कीम्स देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे सर्व शिक्षा अभियान का है जो अभी रिफॉर्म किया है कुछ। अभी तो अभी तो अभी तो समग्र reform नहीं शिक्षा है हुआ। ना। अभी तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा फंड। अभी इसमें ही देख वो लेते अलग थोड़ा, से ठीक देख है? लेंगे। हाँ हाँ ठीक है। ऑलराइट, तो इसका आंसर था सी, इसका आंसर था, ठीक है? वही आई थिंक 2 and 3, राइट। ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट का अमेंडमेंट बोलो, अमेंडमेंट नंबर। 86। 86, था। हाँ correct. ठीक है? 2002 में हुआ था ना। 2002 में, ठीक है? Has made the following changes to the Constitution of India. The Article 21A is added to the Constitution of India, which confers right to free and compulsory education to the children in the age group of 6 to 14 years. ठीक है? Amended the directive principle under Article 45. According to it, the state shall strive to provide early childhood care and education to the children below age of 6 years. ठीक है? और ये अभी नेशनल वो जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इस चीज को टारगेट कर रहे हैं, इस वाले डीपीएसपी को, ठीक है? प्री कुछ स्कूल लेवल। ECE करके वो भी है ना, क्या? अर्ली चाइल्डहुड केयर करके कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है ना, तो या कोई इंस्टीट्यूशन, ECEE ऐसा कुछ। तो वो तो डीपीएसपी में है ना। हाँ, ये तो डीपीएसपी लिखा हुआ है, लेकिन अभी एनईपी के अंदर जैसा 3 से 6 इयर्स वालों को भी कवर करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ उस डायरेक्शन में एक स्टेप है, ठीक है? एनईपी में नेक्स्ट एडेड अ न्यू फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A, ठीक है? इसके अंदर के जो क्लॉज है उसके अंदर अकॉर्डिंग टू इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ अ पेरेंट or a guardian to provide opportunity for education to their child between age 6 and 14 years, ठीक है? ये हमने एक ड्यूटी भी इम्पोज कर दी है इसके साथ। The 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 has transferred 5 subjects, ठीक है? ये 5 सब्जेक्ट थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको याद रख लो। तो फर्स्ट इज एजुकेशन। तो एजुकेशन आप समझ ही सकते हो, क्योंकि IITs जो बना रहा है वो तो सेंटर ही बना रहा है, ठीक है? और फिर स्टेट के अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो वो कॉन्करेंट में ही होगा। और वो आया था 42nd Constitutional Amendment Act से। फिर फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है?
तो ये सारी चीज़ें ये 5 जो प्रोविजन थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। The Sarva Shiksha Abhiyan is the government of India's flagship program for achievement of universalization of elementary education. Universalization of elementary education in a time-bound manner as mandated by the 86th Constitutional Amendment to the Constitution of India. Sarva Shiksha Abhiyan is being implemented in partnership with state government to cover the entire country. The scheme also seeks to attain 100% retention in elementary school. ठीक है, आई थिंक बाकी तो पुराना है, तो वो नया समग्र शिक्षा में शायद बेटर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई थिंक ये सारा हमने कवर कर लिया। आर्टिकल 21A रिलेटेड है, आर्टिकल 51A के जो है वो एक ड्यूटी है, आर्टिकल 45 जो है वो प्री एजुकेशन से रिलेटेड DPSP है। ठीक है, यहाँ 3 जगह में कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है एजुकेशन को लेके। ये जो 45 है ना, ये अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी उसमें इंक्लूडेड है। हाँ, उसमें इंक्लूडेड है। तो उसका नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और एक आदित्य पूछ रहे थे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो एक प्रथम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मेंस वगैरह में, मतलब एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में वो काफी बार लिखा जाता है। प्रथम वो ये सब ना जो करते हैं वो, हाँ, वो असेसमेंट करता है, तो वो काम है उसका कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। बाकी प्राइवेट NGO है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कोई रिपोर्ट है ना इसकी प्रथम की? यस सर, रिपोर्ट काफी बार एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन। सही है। आज है ना PT में हमने एक डिफरेंस पढ़ा था, एसर वर्सेस हाउसहोल्ड सर्वे। हाँ, एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालता है, दूसरा सर्वे। करेक्ट। ठीक है, अदिति नेक्स्ट। Which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? Prohibition of traffic in human beings and forced labor, abolition of untouchability, protection of the interest of minority, and prohibition of employment of children in factories and mines. Right against exploitation का पहले आर्टिकल बताओ। प्रोहिबिशन 23, 24 है ना? 23, 24। ठीक है, अनटचेबिलिटी तो आता ही नहीं है ना, नहीं होगा, आर्टिकल 17 में आ जाएगा वो तो हटाई दो इसमें। फर्स्ट एंड 4 है ना, 1 and 4 सी होगा इसका। हाँ, 1 and 4 एलिमिनेट करेंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, राइट। 29 में शायद माइनॉरिटीज था, इंटरेस्ट हो। हाँ 29 में वो था। राइट एक्सप्लॉयटेशन का कवर है 23, 24 में, और हाँ सी होगा। तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, beggar and other similar form of forced labor. Any contravention of this provision shall be punishable in accordance with the law. In order to give teeth to this provision, the Parliament had enacted the following laws: Bonded Labor Abolition Act 1976, the Minimum Wages Act 1948, the Contract Labor Act 1970, Equal Remuneration Act 1976. However, the Constitution provides an exception to these provisions. It permits that state to impose compulsory service for public purpose for which it is not bound to pay. In imposing such service, the state shall not make any discrimination on the grounds only of religion, race, caste or class. ठीक है, RRCC। तो यहाँ पे सेक्स नहीं है, क्योंकि वो वुमेन से रिलेटेड कर सकते हैं, जैसे इंडियन आर्मी या कुछ में डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। करेक्ट। आर्टिकल 24 prohibition of the employment of children below the age of 14 years in any factory, mine or other hazardous activity, but it does not prohibit their employment in any harmless or innocent work. The Parliament has enacted the following laws to give teeth to these provisions: Child Labor Act 1986, Factories Act 1948, the Mines Act 1952 और the Plantation Labor Act 1951। और रिसेंटली इसमें हमने देखा था 2016 में, 2016 सो इसमें अमेंडमेंट हुआ, एंड इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 years. It also prohibits employment of adolescents in the age of 14 to 18 years in hazardous occupation.
इस वाले एक्ट में तो कम्प्लीटली एबोलिश कर दिया ना, मीन्स अंडर 14 में। हाँ, अंडर 14 में तो ये लिखा ही है। वैसे इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर वो चाइल्ड जो है वो सिने वर्कर है, मतलब से उसमें मूवीज या फैमिली में मूवीज या फैमिली, हाँ। हाँ मूवीज या टीवीज में उसमें भी काम कर रहा है, तो वहां पे वो भी काम कर सकता है। बाकी फैमिली का है ही, ठीक है। 3 है, जैसे डोमेस्टिक, फैमिली, बिजनेस और ऑडियो विजुअल, दो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तो इन दो में कर सकता है। तो बेसिकली 1986 में जो था और 2016 में जो था, इनका डिफरेंस बता देती हूँ मैं। 1986 में नेगेटिव लिस्ट थी जहाँ पे चिल्ड्रन कांट बी एम्प्लॉयड, बट 2016 में एक पॉजिटिव लिस्ट आई थी जहाँ चिल्ड्रन कैन बी एम्प्लॉयड। 1986 में पनिशमेंट है ना, एम्प्लॉयर और पेरेंट और गार्जियन को इक्वल देते थे, और यहाँ 2016 में पनिशमेंट एम्प्लॉयर को ज्यादा है और पेरेंट्स और गार्जियन को कम है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स मोस्टली नोइंगली एंगेज करते थे और पेरेंट्स वगैरह अननोइंगली एंगेज करते थे, जैसे अगर देखा जाए। ठीक है, ऑलराइट। हाँ, और फैक्ट्री एक्ट में क्या है कि 15 से 18 को मानते हैं एडोलसेंट, ठीक है। अपन का चेंज हो गया काफी कुछ, लेकिन पुरानी बात है बहुत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। Next question. Which article of the Constitution of India says no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment? यही हो गया 24। 24. ठीक है, 24 हो गया इसका आंसर। इसमें देखना वही जो आपने अभी बोला था ना, जो लिस्ट के बारे में दिया हुआ है क्या इसमें आंसर में? नहीं, सही है वो। द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, NCPCR है ना? बॉडी याद है? तो चेंज कर दिया था नहीं? हाँ, तो NCPCR जो है वो एक बॉडी बनी हुई है, तो वो ध्यान रखती है चाइल्ड राइट्स का। और इसके अलावा हमने एक और बॉडी पढ़ी थी पीटी के अंदर, व्हाट वाज इट? चाइल्ड के लिए? हाँ, कारा पड़ी थी, सेंट्रल एडॉप्शन। हाँ, कारा पड़ी थी। कारा ठीक है, एडॉप्शन से चाइल्ड एडॉप्शन। सेंट्रल, हाँ, एडॉप्शन नहीं, चाइल्ड एडॉप्शन था ऐसे था। हाँ, चाइल्ड वो एडॉप्शन। मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन आएगा ना उसमें। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या बोला? पोक्सो क्या है? प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड एंड क्या? हाँ, मतलब वो पॉक्सो है, वो भी चीज है। वो भी है, राइट। अच्छा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, इन दोनों में एज का डिफरेंस है ना, किसको? हाँ, इसी में 16 और 18। हाँ, वो 16 से 18 वाले को ना, मतलब वो निर्भया वाले के, हाँ, निर्भया वाले के बाद उसमें चेंज किया था। तो किसी हीनियस क्राइम में पॉक्सो ने भी शायद 16 माना है पॉक्सो एक्ट में। 16 है, 14 है? नहीं 16। नहीं 14 तो नहीं है, 16 और 18 में डिबेट है ना। 16 में होगा, पॉक्सो एक्ट में शायद 16 है। हाँ, ठीक। एक बार चेक कर लेना यार अभी, मतलब चेक कर लेते हैं। 18 होगा यार, करता हूँ। अपन ने उधर पढ़ा था क्या? उसको पुराना है ना, तो 18 होगा। पॉलिटी में, सोशल इश्यूज में होगा ये, मतलब याद नहीं है। ठीक है, 2012 में नेक्स्ट पेज देख लो सीधे। संजय देख लो, एक पीटी का इमेज डाला हो ग्रुप में। तो पॉक्सो एक्ट का है लेस देन 18, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट का है लेस देन 14, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 का है लेस देन 16, और फैक्ट्री एक्ट का है लेस देन जुवेनाइल का है लेस देन 16 और फैक्ट्रीज का है लेस देन 15। अदिति और एक बार बताना प्लीज। 14 हो गया पॉक्सो वाला। थोड़ा याद करते हैं। तो चलते हैं असेंडिंग ऑर्डर से। चाइल्ड लेबर पहले, ठीक है, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट लेस देन 14 है, ठीक है, तो चाइल्ड लेबर 14, CL 14। नेक्स्ट चलते हैं फैक्ट्रीज एक्ट, लेस देन 15 है वो, ठीक है। फिर जुवेनाइल जस्टिस है, वो है लेस देन 16, तो 14, 15, 16 यही है चाइल्ड लेबर
फैक्ट्रीज एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस। फिर है लास्ट 18 लेस देन 18 जो है पॉक्सो का। लेस तो अभी देन तो कन्फ्रंटेशन थी ना पॉस्को से जस्ट जे में करने में कि पहले 18 था अब 16 कर दिया है उसके लिए बस। ठीक है। तो ये अल्फाबेटिकल है मतलब अगर देखे तो जो ऑर्डर हाँ PFJP ठीक है। Alright. नेक्स्ट पॉक्सो है ना 2012 में आया है क्या? हाँ 2000 ठीक है। नेक्स्ट उसमें शायद कुछ अमेंडमेंट किए थे ना कैपिटल पनिशमेंट के लिए, उसमें लास्ट ईयर या 2020 या 19 में अमेंडमेंट किया था। किसी को याद है? यही किया था ना क्या किया था? कैपिटल। आई थिंक शायद मिनिमम 3 years हो गया था वो मिनिमम। ईयर का भी किया था शायद। सीवियर केस में शायद सिंसियर जो वो होगी ना, उसका वर्ड नहीं याद आ रहा, उसमें बोला था कि कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं। हाँ रेप केसेस में जो होता है ना चाइल्ड। हाँ 10 बिलो 10 के लिए शायद वो उसने कैपिटल पनिशमेंट हाँ बिलो 12 के लिए शायद था। बिलो 12 के लिए अगर किसी का करते हैं तो उसमें शायद रेप वो शायद वो था कैपिटल पनिशमेंट की। यार 2020 में हुआ है अमेंडमेंट। 19 में किया था ये। हाँ ये 19 में शायद था। 19 या 20 दोनों में से होगा। 21 का नहीं पता है क्या किसी को? 21 2020 अच्छा अच्छा हाँ उसी में दोनों में से किसी एक में होगा। ठीक है। ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 एक सेकंड ओके। यार जी प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो, बैकग्राउंड से नॉइज। अदिति In India, if a religious sect or community is given the status of national minority, what special advantages it is entitled to? It can establish or administer exclusive educational institution. The President of India automatically nominates a representative of the community to Lok Sabha. It can derive benefits from the Prime Minister's 15-point program. 2 तो होगा नहीं और 1 3 हो जाएगा ना। 1 तो है 2 नहीं होगा 3 होगा यार लग रहा है। 1 3 हो जाएगा क्योंकि ये 15 पॉइंट प्रोग्राम तो माइनॉरिटीज के लिए था ना। हाँ सही कह रहा है। ये इंदिरा गांधी वाला है क्या? मतलब वो 20 पॉइंट अभी प्रोग्राम आया था। था 15 पॉइंट प्रोग्राम तो अभी आया था कुछ देर। अभी 20 पॉइंट तो इमरजेंसी के टाइम पे था ना 1975। अच्छा ओके ये आंसर देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 12 था ना ये। The cultural and educational rights are protected under 29 and 30 of the Constitution. 29 deals with the protection of the interest of minority. It says that any section of citizen residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve it. ठीक है, distinct language, script or culture, ये चीज important है। No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by a state or receiving fund out of the state fund on the grounds only of religion, race, caste और language। ठीक है, इस ग्राउंड पे कोई भी स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी सिटीजन को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता। Article 30 deals with the right of minority to establish their own educational institution. All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish or administer education institution of their choice. ठीक है, तो based on religion or language, ये वाला एक distinction है। The state shall not, in granting aid to educational institution, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of minority, whether based on religion or language. Then the Prime Minister's 15-point program for minority is a program launched by Indian government in 2006, okay, for welfare of religious minorities. Reports by committees such as the Sachar Committee have highlighted the minority, especially Muslim, in the country were often a worse socio-economic condition than the scheduled tribes and the scheduled caste. ठीक है, सचर कमेटी का थोड़ा देख लेना। The 15-point program lays down the guidelines
to specifically target minorities in the scheme that are already in place and in designing and executing new schemes aimed at empowerment of minority. Therefore, if a religious sect or community is given the status of national minority, it can derive benefits under the Prime Minister's 15-point program. The president can nominate two members belonging to Anglo-Indian community only to the Lok Sabha if he is of the opinion that they are not adequately represented. ठीक है, only to Lok Sabha है ये और भी अब हटा दिया है ना, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाला ये जो अभी अमेंडमेंट हुआ है उससे हटा दिया है ना। करेक्ट कौन सा अमेंडमेंट था ये? 104 था, 4 था ना? 4 था। हाँ 4 था 4 था। 4 तो था 101 जीएसटी था ना? 101 जीएसटी था, 102 एनसीबीसी वाला और 103 ईडब्ल्यूएस था। EWS और 100 जो था वो इंडिया बांग्लादेश वाला था ना, और 99 एनजीएसटी का था। एक बार फिर से रिपीट करो। 99 तो मालूम है एनजीएसी है, 100 हमारा बांग्लादेश वाला बॉर्डर होता, और हाँ, इंडिया 101 बांग्लादेश क्या है? एक जीएसटी है, जीएसटी है, और 102 हमारा 102 एनसीबीसी बैकवर्ड क्लास कमीशन जो था। अच्छा हाँ, बीसी। इसमें कंफ्यूज मत करना, स्टैट्यूटरी से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया है। हाँ मतलब ठीक है, पहले वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान में वो ध्यान ना रहे कि स्टैट्यूटरी बोल 338B ये था अपना 338B और 342A। हाँ 342A। अरे पूछ रहा हूँ कि 104 क्या था? एंग्लो इंडियंस। इसमें बहुत सारे, एक्चुअली सिर्फ एंग्लो इंडियंस का नहीं है वो, मींस और सारे प्रोविजन भी है उसके अंदर में। ठीक है, कोई बात नहीं। उसमें 20 का वो भी किया था ना, एक्सटेंशन किया था, जो लोकसभा में सीट्स होती हैं उनका जो SC/ST रिजर्वेशन होता है उसको एक्सटेंशन दिए, तो ये सब भी स्टेट्स के अंदर भी उसमें हटाया नहीं था, उसमें मेंशन ही नहीं किया था, तो उसको हटाया, वो मान लिया गया था एंग्लो इंडियंस के लिए जो 20 साल का एक्सटेंशन देते हैं वो लिखा ही नहीं था उसमें एक्ट में, मतलब जो अमेंडमेंट स्टेट लेजिस्लेचर से भी रिलेटेड था और लोकसभा राज्यसभा से भी था। हाँ, दोनों के लिए एक साथ किया था। राइट, ठीक है। चलो 29 में एक दो पॉइंट है, मैं बोल देता हूँ कि उसमें लिखा है 29 में कि सेक्शन ऑफ, ठीक है, सेक्शन मतलब कि माइनॉरिटी नहीं होगा उसमें, ठीक है, मतलब देयर इज नो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कांसेप्ट उसमें है। 30 में क्या है, उसमें लिखा है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, तो उसका मतलब कि माइनॉरिटीज के लिए है सिर्फ, वो मेजॉरिटी के लिए नहीं है, ठीक है। और बस यही था दो एक पॉइंट। क्या बोले एक बार वापस रिपीट करिए। 29 क्या था? हाँ। अरे जो 29 था ना उसमें लिखा नहीं है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजनशिप सिटीजन्स, तो मतलब कि कोई भी सेक्शन आ सकता है उसमें, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ मेजोरिटी या माइनॉरिटी कंसेप्ट है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन 30 में क्या है, उसमें लिखा है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, तो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है, मतलब कोई मेजोरिटी नहीं आएगी उसमें। सेक्शन ऑफ सिटीजन्स उसमें आ जाएगा, मतलब 29 वाले में, और 30 में माइनॉरिटीज, वो भी स्पेशली जो लैंग्वेज और रिलीजन, बस वही बात। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ये दो माइनॉरिटीज देखती है, लैंग्वेज और रिलीजन, या और कोई भी? और कोई दिखती है? नहीं दिखती है भाई, नहीं दिखती। बट एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का जो एक जजमेंट आया था उसमें इन्होंने बोला था ना कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रिलीजन लैंग्वेज में जो है, मतलब जो माइनॉरिटी है वही कंसीडर होगा, इवन मेजॉरिटी को भी, ऐसा कुछ था ना। हाँ, वो सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के लिए ही तो था, उसने बोला, तो इसी के लिए बोला था शायद सुप्रीम कोर्ट ने। और द टर्म माइनॉरिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट, ये भी देखते हैं। वर्ड माइनॉरिटी मेंशन्ड है। हाँ, माइनॉरिटी तो मेंशन है ना, इसी में 30 में मेंशन्ड है, 29 में भी, बट डिफाइन नहीं करा हुआ। एक और क्वेश्चन, ये आर्टिकल 29 और 30 में जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया है? नहीं है ना, आरआरसीएल है। लैंग्वेज बस चेंज है ना, आरआरसीएल लैंग्वेज है ना, मतलब हाँ ऐसे याद नहीं हुआ, लेकिन जैसे ऐसा सेक्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। देखो, स्कूल कॉलेजेस जैसे गर्ल्स हो सकता है या फिर बॉयज कॉलेज हो सकता है, तो सेक्स के बेसिस पे तो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है, कर सकते हैं, लेकिन रिलीजन, रेस और कास्ट के बेसिस और लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। यही चीज में लिखी ना, मतलब क्यों नहीं है वो वाला याद रखना जरूरी है। आप उल्टा बोलेगा। हाँ, क्या बोल रहा है इसने? अरे लिखा है ये, फर्दर नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट
funds on grounds only of religion, race, caste and or sex or language. मतलब ओनली इसका मतलब दूसरे भी हो जाएंगे ना फिर तो। नहीं नहीं, इसमें ओनली का ना, मतलब है कि बाकी सब में हो सकता है, इसमें नहीं होगा। हाँ सही तो कह रहा था वो। तो वही मैं कह रहा हूँ, सेक्स कैन भी मतलब वो हो सकता है क्राइटेरिया हाँ, जिस पे जिसमें deny कर- डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, Correct. डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। करेक्ट नेक्स्ट इज 13th। 13th है। अच्छा एक सेकंड, आर्टिकल 30 में 44th अमेंडमेंट हुआ है उससे रिलेटेड, किसी को पता है उसमें क्या हुआ था? आर्टिकल 30 के विदिन 30 जो था ना वो पहले वो राइट टू प्रॉपर्टी के लिए था, तो उसको 44 से हटा दिया था इन लोगों ने। हाँ राइट, ठीक है। वो 300B में ना इंसर्ट किया गया है। करेक्ट। 300A अब तो लीगल राइट हो गया ना। हाँ वो लीगल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। शायद से एक बार क्वेश्चन आया था ना जिसमें लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों दिया हुआ था ना राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। आप जो लोगों को कंफ्यूजन था कि यार किसमें हम आंसर टिक करें। राइट टू वोट था, वो था राइट टू वोट। हाँ राइट टू वोट था वो, इसमें तो ठीक। डायरेक्ट लीगल हो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ स्टेटमेंट लिस्ट वाला स्टेटमेंट 2 पढ़ दो, लिस्ट 2। तो मैं बोलती हूँ, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल है 16, 29 to 30, 31 और 31(1). 30 बात करें साहब। ठीक है, इसमें भी 31A है। ओके, ज्यादा हो गया। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन और कास्ट। पब्लिक अपॉइंटमेंट 16 है नहीं तो 3 लोग नहीं। हाँ 16(4) है ना। 16 वोट रिजर्वेशन था। ठीक है, मैं ओबीसी के लिए है शायद उसमें, मतलब बैकवर्ड के। ओके ठीक है। तो नेक्स्ट है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन द रिलीजन और लैंग्वेज shall have to establish and administer education institutions of their choice. 30 29 30 सब प्लस 1 20 29(2) नहीं होगा? यही होगा। RRLC जो हमने अभी देखा। फिर है, no citizen shall be denied admission into any education institution maintained by the state or receiving state aid on grounds of religion, race, caste, language or any of them. ये जो ये तो बच गया वो ये तो 30 होगा ना, 30 का 1। हाँ 30 हो गया ना। ठीक है, ऑलराइट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? एक अपन ने देखा, 2 देखा, A का 2 तो 3 होगा। बी का 100% कैन। सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट थी ना आर्टिकल 30 से रिलेटेड, मुझे लगता है आई थी ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन से तो कोई केस था शायद, मुझे याद है 2020 में आई थी सुप्रीम कोर्ट का। क्या वापस केस रिपीट, वो क्या आइडिया था? हाँ रिपीट वो कर। 30 से ही रिलेटेड कुछ था, आर्टिकल से रिलेटेड, मुझे याद क्या नहीं था है, वो, मुझे कुछ first आइडिया है देखा। तो बता दो। हाँ जामिया का था मेरे ख्याल से। वो माइनॉरिटी करके क्लेम कर रहा था कि हमें माइनॉरिटी राइट्स मिलने चाहिए उसमें। हाँ अच्छा कंटिन्यू करो, मैं पढ़ के देख लेता हूँ। Article 16 provides for equality of opportunity for all citizens in matter of employment. ठीक है, no citizen can be discriminated. क्राइटेरिया क्या था? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। ठीक है, इसके इन क्राइटेरियाज के ऊपर नहीं कर सकते उनको। 29 अगेन, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट of therefore having a distinct language, script, culture of its own.
shall have the right to conserve the same. No person shall be denied admission into any educational institution maintained by state or receiving aid of state fund on the ground of only of religion, race, caste, language. Okay. Religion, race, caste, language, RRCL. 30 deals with the right of minority to establish इसका मतलब education. संजय भाई यही हुआ ना कि मतलब जो RRCL है इसके अलावा भी दूसरे उस पे भी नहीं होने चाहिए, मतलब ओनली इसके उसके अलावा भी अला- दूसरे पे नहीं होने चाहिए। नहीं, उसके अलावा हो सकते हैं, इन पे नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, ओनली रिलीजन ग्राउंड्स ऑफ ओनली, ठीक है। तो 830 है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish or administer educational institutions of their choice. The right shall not, in granting aid to the educational institution, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language. Okay. 31 deals with the compulsory acquisition of property by the state. It guaranteed to every person, whether a citizen or alien, the right against deprivation of his property. This states that no person shall be deprived of this property except by authority of law. It also places certain restriction in acquisition of property. First is it should be for public purpose. It should be provided compensation for owner. This article was repealed by 44th Constitutional Amendment. इससे रिलेटेड एक एक्ट है, मतलब प्रॉपर्टी एक्विजिशन से रिलेटेड एक एक्ट है, काफी न्यूज में रहा है, तो आइडिया किसी को? अरे वही ना, बहुत फेमस है वो। अरे नाम याद क्यों नहीं आ रहा है? लैंड एक्विजिशन है, हाँ, रिहेबिलिटेशन। वही। हाँ, तो इस बार वो क्या फिर से बताना। लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट एक्ट, ठीक है। तो इस बार वो दीपक था, कौन सा वो मिश्रा था, उसकी वजह से वो काफी न्यूज में था, तो एक बार देख लेना उसको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 14 with regard to constitutional remedies, Article 32. Which one of the following rights was described by the B.R. Ambedkar as the heart and soul of ये तो Constitution? डिस्कस किया ही था, अभी हटा दो इसको। हेडिंग पढ़ ही दिया तो अब यही आंसर होगा, ठीक है। फिर है right to vote and to be elected in the India is a fundamental right, natural right, constitutional right या legal right? लीगल राइट अभी डिस्कस किया ना। हाँ, कौन से एक्ट के अंडर आता है ये? अरे यूपीएससी का की तो सी है ना? नहीं, वो राइट टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था, ये राइट टू वोट, सॉरी राइट टू वोट भी लिखा है। सेम है ना, अर्लियर वी डिस्कस ना सेम। हाँ, क्या डिस्कस किया प्लीज बताओ। बट इलेक्टेड भी था क्या उसमें? वो ये तो लीगल से ही होना चाहिए यार। 15 का एक सेकंड चलो देखो। लीगल राइट्स पार्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए ये। 15 का अच्छा, राइट टू बी इलेक्टेड वाला तो उसके कारण सी आ जा रहा है, मतलब डिबेटेड अगर वोटेड वाला हो सकता है, लेकिन टू बी इलेक्टेड वाला तो सी में आ जाएगा फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। करेक्ट। किसमें उसमें कोई डिबेट ही नहीं है। Article 325 of the Constitution says that no person shall be ineligible for inclusion in the electoral rolls on the grounds only of religion, race, caste or sex. ठीक है, ये grounds के ऊपर उसको मतलब we cannot make him ineligible. ठीक है। Article 326 of the Indian Constitution says that the election to the House of the People and Legislative Assembly of the state on the basis of universal adult suffrage. Persons shall be eligible to be a voter if not otherwise disqualified under the Constitution or any law made by the Parliament. A person is disqualified from being a voter only on the grounds of non-residence, soundness of mind, crime, or other corrupt or illegal practice. The voting age was reduced by the from 21 to 18 by the 61st Constitutional Amendment Act of 1988. Right to vote originates from the Constitution itself, Article 326, and is regulated. ठीक है, regulated by RPA. The right to vote is not a fundamental right, but a constitutional right because it is not covered under Part 3. The Constitution of India has only placed certain minimum qualification in order to be eligible to contest the election to the post of
president, vice president, MP, or member of legislature. Any person having these qualification and not disqualified under RPA Act of 1951 has the right to contest an election. तो कहने का मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट टू वोट। ठीक है, राइट। हमने तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लीगल राइट का सबसेट हुआ या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ? सबसेट हुआ ना। और अगर लीगल राइट पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? लीगल राइट में क्या है? लीगल राइट मतलब एक्ट बना हुआ है ना। नहीं मतलब कोई एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे आरपीए एक्ट है तो वो सारा का सारा उसके रेगुलेट करता है। जैसे अनटचेबिलिटी एग्जांपल है। ये कहीं कहीं किसी किसी एग्जाम के ये कीज में ये लीगल राइट टू वोट को क्यों बताए रहते हैं? राइट टू वोट ना वो रेगुलेट होता है आरपीए अंडर, आरपीए एक्ट के अंडर। तो आई थिंक उसके चक्कर में शायद कुछ कंफ्यूजन है। आरपीए तो एक्ट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनली टिक करेंगे ना। हाँ वैसे क्योंकि यूपीएससी ने अपनी आंसर शीट में दिया हुआ और आई थिंक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है। तो आर्टिकल 326 की जब बात हो रही है तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल में आना चाहिए। ओके, थैंक यू। और इसमें एक एग्जांपल ये हो सकता है जैसा जो अनटचेबिलिटी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको ये बोल दिया पनिशेबल है, ठीक है, वो वहाँ पे वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन एक्चुअली में उसको मतलब पावर कहाँ से मिलती है? तो मतलब उसको अभी तो अरे बोलने दे एक मिनट। तो क्या होता है कि अनटचेबिलिटी मतलब पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन उसकी पनिशमेंट क्या है ये कौन बताएगा? तो उसके लिए अलग से एक्ट आया हुआ जैसा कि सिविल SC/ST एक्ट जो है, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हाँ समझ गए ना, मतलब वो एक्ट है उसके अंदर पनिशमेंट। तो कोई भी रूल्स या लॉ आता है ना कोई भी उसके पीछे, तो वहां से हम लीगल राइट डिराइव कर सकते हैं ऐसा। प्लस ये अभी तुम लोगों ने पढ़ा ना, राइट टू वोट आर्टिकल 326 में कवर किया है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने 21 से 18 किया। तो लास्ट टाइम इसकी वही तो थी, मतलब कि रजिस्टर टू वोट एट एनी सच इलेक्शन, उसमें भी पढ़ा था आर्टिकल 326 में। तो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर वोटिंग, तो इसमें कोई डिबेट नहीं है मतलब। बट जनरली हम बोल सकते हैं ना कि व्हाटएवर राइट इज देयर ना, हर एक का कुछ सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन से हो सकता है, सब बोल सकते हैं। ये तो सही बोला। कॉन्स्टिट्यूशनल लगाते हैं। अच्छा वो ट्रांसजेंडर वाला था, उसको भी उन्होंने इसी तरह लिंक किया था ना, उनका भी 327 सेक्शन था जो अबॉलिश किया था, तो वो राइट टू प्राइवेसी में आया फिर इसी तरह, इसी बेसिस पे अबॉलिश किया था ना। तो समवेयर वो लोग भी ड्रॉ करते कॉन्स्टिट्यूशन से उसके। 377 तो आईपीसी का एक्ट था ना यार, वो एक्ट अबॉलिश किए, उसका जो बेसिस था वो कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, मतलब राइट टू प्राइवेसी। अब उस पर लॉ कुछ बनेगा तो बिकॉज ऑफ द राइट टू प्राइवेसी बनेगा कि इनकी प्राइवेसी मेंटेन हो ट्रांसजेंडर की, या फिर इनकी राइट टू लाइफ हो। तो जो शायद ट्रांसजेंडर एक्ट शायद बना है, अभी आया है ना एक 2020 में, तो वो वहां से पावर डिराइव कर रहे हैं, जैसे अभी किसी ने बोला था ना। नेक्स्ट 16th अदिति। British citizens staying in India cannot claim the right to freedom of trade and profession. सारे पढ़ लेंगे। हाँ, equality before the law, protection of life and personal liberty, freedom of religion. ये जो नहीं है, जो नहीं है 14 से स्टार्ट कर दो, तो इक्वालिटी नहीं होगा ना। नहीं वो ना कुछ है ना, 15, 16, 19 और 29 ये नहीं है ना। 15 में ही तो आ गया ना, बी वाला तो 15 में ही आ गया। सॉरी 29 में 19 14, 15, 19, 29, 30 है ना 5। फिर से तो ए हो जाएगा ना फिर तो। प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड और प्रोफेशन तो 19 में आता है ना, तो 19 में 19 नहीं है उनको अवेलेबल, तो सी होगा ना। हाँ सी 21 है ना सी। हाँ 21 जो है वो अवेलेबल है उनको, तो इसका आंसर सी होगा। अरे क्वेश्चन कैनॉट क्लेम, हाँ कैन नॉट वाला है ना आंसर। सी तो सबको है यार। हाँ सॉरी वो मैं कैन नॉट नहीं देखा।
देखो सी तो सबको है हाँ और ये सबको है, ये भी सबको है, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी भी सबको ही होगा। ये भी सबको है। चौथा भी सबको मिलता है। बस ए। हाँ आई थिंक जो ए लगा। री- जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ए में ज्यादा है, मतलब 19 में आर्टिकल तो ज्यादा 19 होता है वाले ना। में ज्यादा ही है। फ्रीडम और बाकी ट्रेड प्रोफेशन हाँ उसमें सब में हो जाएगा ना, तो 19 हो जाएगा फिर तो। ठीक है। बट 16 19 में क्या तो ऐसा भी 6 तो हो सकता राइट्स है है ना। क्या? हम्म, आर्टिकल 19 में 6 है ना, जो नहीं है फॉरेनर्स को, तो उसके अंदर ट्रेड प्रोफेशन मूवमेंट ये सारे हो जाएंगे ना। सही है, ठीक है। कुछ कुछ पूछ रहा था कोई बीच में। सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल जो है वो राइट्स हैं 14 और 20 to 28। जो जो नहीं है वो तो 15 16 और 15 16 19 29 और 30 29 30 है, तो इन पे ही हटा लो, फिर एलिमिनेट कर लो। करेक्ट 15 16 19 29 30। ठीक। और ठीक है, आई थिंक वही सब चीजें लिखी हुई है और कुछ अलग नहीं है इसमें। नेक्स्ट तो चलते हैं। इसका आंसर अगर ए है तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन हम किसके अंडर कंसीडर करेंगे, 19 या 29? 25। नहीं, यार 29 वाला जो ना। नहीं, रिलीजन 19 में नहीं आता है ना, वो तो आर्टिकल 25 से स्टार्ट हाँ हो जाता है ना। 25। 25 से 28 में आता है वो तो सारा। वो तो फिर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक मत समझिए आप उधर वाला को। और रिलीजन में क्रिश्चियन भी आ जाएगा और यूरोपियन एक क्रिश्चियन भी हो सकता है, तो उसको भी मिलेगा राइट। ठीक है, ठीक है राइट। क्लियर हो गया ना ये? किसी को डाउट तो नहीं अब? ओके 17th। Consider the following statements. Article 301 pertains to the right to property. 301 था ना, ठीक है, हाँ, right 300 का 300 बोला था, 300 ए। ये था वो हाँ 308 था वो। third statement भी वही है. Article 300A was inserted in the constitutional amendment. और दूसरा statement है right to property is a legal right but not a fundamental right. सही है। करेक्ट। तो 2 and 3 हो जाएगा। 2 and 3 हो जाएगा. 17 एक ऐसे ही की है जिसके भी आगे कैपिटल लेटर्स में ए बी कुछ सी ऐसा कुछ होना, तो मतलब वो इंसर्ट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे 301 था. हाँ मतलब ये कैपिटल का मतलब होता है अमेंडमेंट से आया है वो। हाँ और अगर स्मॉल है तो मतलब वो क्लॉजेस ही है. हाँ वो क्लॉज है, करेक्ट। 17th का originally the right to property was a fundamental right under part 3 of the constitution. आर्टिकल 19(1) F भी था और आर्टिकल 31 dealt with right to property। ठीक है, ये अपने शायद 91 F की बात नहीं करी थी पहले। 91 F guaranteed to every citizen right to hold, acquire and dispose of property. 31 guaranteed to every person, whether citizen or alien, the right against deprivation of his property. It states that no person shall be deprived of his property except by the authority of law. It also places certain restriction on the state in acquisition of property. It should be for public purpose. It should provide compensation to the owner. ठीक है. Since the commencement of the constitution, the fundamental right to property has been the most controversial. ठीक है, तो पहला अमेंडमेंट एक्ट ही आया था वो इसी चीज के लिए आया था, और जो पहला केस भी था तो एबोलिश कर दिया था ना इसको। 44th में अबॉलिश किया था। हाँ 44th में। तो फर्स्ट में मतलब लैंड रिफॉर्म्स के लिए आया था, फिर 4th 7th 25 39 40 42nd। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बता दो। 4th 7th यार इतना डिटेल में नहीं पता मेरे को। देखना पड़ेगा भाई। हाँ, ये पता है क्या कोई महानुभाव है क्या ऐसा जिसको पता है कि सारे के सारे? विजय सर को पता है. विजय सर। नहीं ऐसा थोड़ी याद रहेगा। ठीक है, आई थिंक मतलब मोर और लेस तो फर्स्ट याद रख लो, 42nd याद रख लो यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट तो वही शंकरी प्रसाद केस था ना। शंकरी प्रसाद केस, हाँ करेक्ट, शंकरी प्रसाद। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वो 9th शेड्यूल वाला था ना, इसलिए इंपॉर्टेंट। लैंड रिफॉर्म्स 25th भी कुछ था, इंपॉर्टेंट था यार। 25th में वो किया था ना ये 35B और इंदिरा गांधी 35 वाला जो केस हो रहा था ना, इंदिरा गांधी वाला जो केस हो रहा था। हाँ 31 और 30C को क्या डीपीएसपी को हम लागू करेंगे तो वो दे शुड नॉट बी हेल्ड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एफआरस।
ठीक है, ओके वो चीज 25th में शायद वो था ना, फंडामेंटल राइट्स को वो अमेंड कर सकते हैं डीपीएसपी के लिए। हाँ यही हाँ। बोला। हाँ, वो केशव भारती के चेन में आ जाता है 24 25। हाँ राइट राइट। ठीक है। Therefore, the 44th Constitutional Amendment Act, ये मोरारजी देसाई के अंडर जो आया था, abolish the right to property as a fundamental right, repealing Article 19(1)(f) and Article 19 from the Part 3 of the Constitution. Instead, ये हमने देख ही लिया, Part 12 में है अभी ये भी थोड़ा देख लेना। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ना कौन से पार्ट में है राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसी के साथ इसका अंत होता है और आई थिंक 4 भी बच गया। तो शेड्यूल में अपन लोग क्या पढ़े थे? ट्रिक टीयर्स ऑफ माय पीएम क्या था? हाँ, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ओल्ड पीएम, ओल्ड पीएम, सॉरी माय पीएम नहीं, सॉरी। एक मेरा डाउट है, जैसे फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स में जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक लाइन रहता है, सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर और सम आर पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पर क्या है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के? ये स्टार्टिंग में बात कर रहा था, पॉजिटिव मतलब लिमिटेशंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। हाँ वो नेगेटिव है। हाँ, और पॉजिटिव जो है एग्जांपल देके बताना। जैसे प्रोटेक्शन टू अगेंस्ट वो अरेस्ट हो गया 20। ठीक है कि स्टेट आर्बिट्ररी आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, आपने उसकी पावर को लिमिट कर दिया स्टेट की, ठीक है, वो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव राइट है। ठीक है, और पॉजिटिव प्रिवेंटिव डिटेंशन भी बोल सकते हैं ना 22 वाला। हाँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन, हाँ कह सकते नहीं, बट वो तो अलाउड होता है ना। वो तो अलाउड होता है। हाँ, वही नेगेटिव बोल रहा हूँ ना। नेगेटिव मतलब यार 19 हो जाएगा, 19 और 20 19 हो जाएगा ना। 20 जो है ना, 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, तो वो हाँ, इसमें 20 हाँ, तो उसमें परफेक्ट एग्जांपल रहेगा। बाकी प्रिवेंटिव डिटेंशन ना अपने आप में एक बहुत ही मतलब वो कहते हैं ना बेकार सा या गंदा है, मतलब होना नहीं चाहिए, तो वो है, बस वो है। बाकी वो अगर 22 को अगर आप देखोगे ना, तो वो भी एक तरीके से नेगेटिव लाइबिलिटी क्रिएट करता है स्टेट के ऊपर, क्योंकि स्टेट की पावर लिमिट करता है। ठीक है, उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन देखोगे तो थोड़ा सा वो दिस वे और दैट वे दोनों हो सकता है, बट ओवरऑल उसको देखेंगे तो वो एक नेगेटिव राइट की तरह ही है। ठीक है, और पॉजिटिव में जैसा कि 16 हो गया, 19 बोल सकते हो, 16 बोल सकते हो। आर्टिकल 16 में जो अमेंडमेंट हुए थे, वो जो स्टेट प्रोवाइड कराएगा रिजर्वेशन फॉर वुमेन, ओबीसी, एससी, एसटी, हो जाएगा। ये इनको वैसे भी इनेबलिंग क्लॉज बोलते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इनेबलिंग क्लॉज। ठीक है, तो आई ये थिंक लास्ट क्वेश्चन में जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत थी ना? लास्ट क्वेश्चन में थर्ड स्टेटमेंट 17 क्वेश्चन जो भी हमने हाँ, discuss ओनली किया। 2 आंसर है उसका। हाँ, ओनली एक सेकेंड, ये लिख रहा है ना 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था ना। ठीक है, ठीक। करेक्ट होना चाहिए ना ये। एक बार चेक कर लो। was inserted in the constitution। नहीं, अभी लॉजिक अजीत ने बोला ना, ए होगा तो अमेंडमेंट होगा। नहीं, लाइक्स गलत हो सकता है, अपन एक बार गूगल चेक कर लेते हैं। आई थिंक ये अच्छा, इसने ए ही बोल रहा है इसके अंदर आंसर में, 2 ओनली। हाँ, मैं वो कह रही हूँ। हाँ, इसका एक बार चेक करना पड़ेगा। अरे अच्छा, सॉरी, क्या हो गया? 301 pertains to freedom of trade, commerce and intercourse। हाँ, जीएसटी रिलेटेड है ना 301। और नहीं, अपने को थर्ड वाला देखना ना कि थर्ड वाला करेक्ट है। 300A देखना है। 300 मैं ऐसा कह रहा है ए कि तो इंसर्ट ही हुआ था ना, वो तो पहले था नहीं ना, क्योंकि नया जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया तो वो इंसर्ट ही तो हुआ था ना। हाँ, मैं पढ़ देती हूँ, ये लिखा है इन्होंने। इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू प्रॉपर्टी वाज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(f), but 44th Amendment Act 1978 omitted subclause F and inserted Article 300A to make right to property a legal right.
The government at that time was Junta Party or RGP side. अगर I think ये it- 300 होता तो शायद मतलब ये सही होता, बट ये 300 ए लिखा है तो वो तो फिर अमेंड हुआ होगा तभी ना ए जुड़ा होगा, 300 पहले से तो ए अरे उसमें लिखा है। मतलब सी तो सही, सही होना चाहिए। थर्ड सही होना तो चाहिए, आई नहीं, थिंक कोई गलत ही डाउट दिया। नहीं है, हाँ। गलत दिया और Perfect word है ना। आंसर गलत दिया हुआ है, बी होना चाहिए इसका। बी होना चाहिए, हम्म। ठीक है। But यहाँ पे A ही दे रहा है। अरे वही तब ये दिया हुआ ए है, कहाँ तभी पे? जुड़ा होगा। हाँ, ये GK टुडे। या तो क्वेश्चन गलत तो नहीं दिया होगा, क्वेश्चन पूरा था जिसमें क्वेश्चन, फिर देख लेते हैं कि हो सकता है इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ी कोई हो। और चेक करो तो एग्जाम Right मैं question देखता हूँ, मैं देख देखता लेते हैं ना, राइट टू मैं प्रॉपर्टी देख रहा था, ये 44th में इंसर्ट हुआ है तो करेक्ट है। वो एक्सप्लेनेशन में दिया था ना 44th में इंसर्ट है तो करेक्ट है ना। हाँ मतलब 2 और 3 इसका आंसर होना चाहिए था ना। हाँ करेक्ट करेक्ट। तब हाँ। गलत दिया हुआ है आंसर। बट दो यहाँ भी वेबसाइट तो लिखा। दो वेबसाइट कैसे गलत हो रही हैं? और नेक्स्ट भी सेकंड ही बता रहा है, ओनली है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या पता यूपीएससी के आंसर की में जो बताया होगा वही इन लोगों ने। यार एक बार मृणाल चेक करो, मृणाल लगभग 70 सही देता है आंसर उसका। मृणाल पे मृणाल की ये कौन से ईयर का है, कौन से ईयर का होगा, मतलब किसी को याद है? मुझे लग रहा है 18 19 20 में तो नहीं आया होगा, 19 20 तो नहीं है। ये देखो इसके अंदर देखो पेज लक्ष्मीकांत में, उसके अंदर जो राइट टू प्रॉपर्टी में बताया है प्रेजेंट पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, तो उसमें साफ साफ बोल रहा है कि देयरफॉर द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने एबोलिश कर दिया है राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट बाय रिपीलिंग आर्टिकल 19(1) एंड F and Article 31 from Part 3. Instead, the Act inserted a new article 300A की बात कर रहा है यहाँ पे। नहीं सही है आई थिंक बस वो शायद कॉपी करा होगा उन लोगों ने एक ही जगह से, तो सबने ही वो लाइन में एक गलती कर दी। बाकी एक बार सर्च कर लेना अपने अपने एंड से, ठीक है? उस पे आई थिंक एक ज्यादा साइट में है ना, नीचे लड़की लिख रही है कि आंसर बी ही सही होगा क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल राइट में है। अच्छा यूपीएससी के आंसर कीज में गलतियां होती है ना काफी? नहीं हो सकती है यार, ऐसे नहीं, नहीं। उनके जो आंसर थे वो सही हो गए फिर तो आपके, मतलब उसको आप क्लेम नहीं करोगे आप। नहीं Claim बट का वो तो तो option सिर्फ भी कंट्रोवर्शियल देते हैं। क्वेश्चंस का हो सकता है ना, इस तरह के क्वेश्चन का नहीं हो सकता। एक बात बता हाँ दो, भाई एक ही यूपीएससी भगवान है, उसने जो मान लिया उसकी कोई मानो बस। ठीक है तो फिर